हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं रवि रंजन सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती रवि के एक बेहतरीन क्लास में। विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोएट्री सेक्शन के 6ठे अध्याय द सोल्जर। ठीक है, 5 लेसन एंड एपिताफ तक हमने पढ़ लिया है। जिन भी विद्यार्थियों ने 5 लेसन तक नहीं पढ़ा, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नहीं देखा, तो आप प्ले लिस्ट में जाके पिछला जितना भी अध्याय हुआ है उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि किताब से आपका 70 नंबर आता है। और जो भी विद्यार्थी फ्री पीडीएफ के लिए अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश मस्ती रवि से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। ठीक है, क्लास पे यदि आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास देखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आपका जो अध्याय है लेसन 6। तो देखिए बच्चों, ये जो द सोल्जर आपका पोयम है, इसके लेखक कौन है? रूपर्ट ब्रूक। इसके लेखक कौन है? रूपर्ट ब्रूक। और इसको याद करने का तरीका हम भी आपको बता दिए थे कि सोल्जर का रूप कैसा होता है, बहुत सुंदर होता है। वैसे भी रूपर्ट ब्रूक सबसे हैंडसम आदमी थे। तो द सोल्जर का रूपर्ट ब्रूक पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। आगे देखिए, पढ़ते हैं। बोल रहा है क्या कि रूपर्ट ब्रूक 1887 टू 1915। रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 ईस्वी को और मृत्यु 1915 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कितना दिन बचे ये जोड़ लीजिए आप। 3 साल इधर और 13 साल और 13 15 28 साल, ये लगभग 28 साल बचे थे। ठीक है, was born in a well-to-do academic family. His father was a house master at रग्बी स्कूल। अब सबसे पहले हम सब के मीनिंग को देख लेते हैं, जो मीनिंग आपका थोड़ा सा अच्छा मीनिंग है। ठीक है, तो रूपर्ट ब्रूक जो थे उनका जन्म 1887 में हुआ था और मृत्यु 1915 में हो गई थी। और इनका जो जन्म है वो वेल टू डू मतलब होता है समृद्ध परिवार, मतलब जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, ना रुपया की, ना पैसा की, ना धन दौलत किसी चीज़ की, उसको बोलते हैं वेल टू डू यानी सुखी संपन्न। और एकेडमिक फैमिली, एकेडमिक मतलब होता है शिक्षित। एकेडमिक मतलब क्या होता है? शिक्षित। ये देखिए, एक परिवार का हमने पिक्चर लिया है जो आपको पूरा एकेडमिक फैमिली दिखेगा। इनको देखने से ऐसा लग रहा है इनके पास ना कोई चीज़ की कमी है ना, और सब के सभी लोग शिक्षित भी हैं। तो रूपर्ट ब्रूक का जो जन्म है वो एक समृद्ध और सुखी संपन्न परिवार में और एक शिक्षित परिवार में हुआ था। हिज फादर वाज अ हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। और इनके जो पिता थे वो हाउस मास्टर थे। कहाँ? तो रग्बी स्कूल के। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि रूपर्ट ब्रूक के जो पिताजी थे वो किस स्कूल के हाउस मास्टर थे, या रूपर्ट ब्रूक के जो पिताजी थे वो क्या थे। तो सबसे पहले रूपर्ट ब्रूक जो हैं उनके पिताजी वो हाउस मास्टर थे, और किस स्कूल के? रग्बी स्कूल के। ठीक है ना। हाउस मास्टर क्या मतलब क्या होता है? घर का मालिक। तो हाउस मास्टर, तो आपको भी पता है कि कोई भी स्कूल होता है उसमें छात्रावास होता है, या तो फिर स्कूल का मैनेजमेंट होता है। तो स्कूल के जो मैनेजमेंट करने वाला होता है, या तो फिर छात्रावास का जो मैनेजमेंट करने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं? हाउस मास्टर बोलते हैं, है ना। वैसे तो आपके घर का जो मालिक हैं, जैसे आपके पापा हो गए या दादा हो गए, वो हाउस मास्टर हैं। हाउस मतलब क्या? घर, और मास्टर मतलब मालिक, घर का मालिक। लेकिन जो स्कूल है, स्कूल का मास्टर मतलब क्या? कि स्कूल में छात्रावास होगा, स्कूल परिसर पूरा होता है, तो उसके जो संचालन करते हैं उसको हाउस मास्टर बोलते हैं। मतलब उसका जो मालिक होता है उसको हाउस मास्टर बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि वेयर रूपर्ट ब्रूक वाज एडुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। तो रूपर्ट ब्रूक जो थे वो अपने पिताजी के स्कूल रग्बी स्कूल में ही पढ़ते थे। कब? जब वो अपने कॉलेज किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जो है वहाँ नहीं गए थे। देखिए, एजुकेटेड मतलब क्या हो गया? शिक्षा लेना या शिक्षा ग्रहण करना,
बिफोर मतलब के पहले, गोइंग मतलब जाना, कहाँ जाना, किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। यही देखिए किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज है, कितना शानदार लग रहा है, लाजवाब। इसका जो स्थापना है वो 1800 कुछ ईस्वी में ही हुआ था, है ना। कैसे एकदम किंग्स मतलब ये राजा के नाम पर कॉलेज है, तो राजा जैसा ही लग रहा है, एकदम पूरा महल के जैसा, है ना। तो बोल रहा है कि वेयर रूपर्ट वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, और उन जो रग्बी स्कूल था वहीं जो है वो रूपर्ट ब्रूक की प्रारंभिक शिक्षा हुई। जब वे किंग्स कॉलेज जाने के पहले वहीं पढ़ते थे, किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाने के पहले रूपर्ट ब्रूक जो है वो कहाँ पढ़ते थे, उसी रग्बी स्कूल में पढ़ते थे। आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे देखिए बोल रहा है कि W.B. Yeats द फेमस पोएट डिस्क्राइब्ड हिम एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। अब यही देखिए आपके कौन है, W.B. Yeats हैं ये कवि। तो W.B. Yeats जो हैं वो एक प्रसिद्ध कवि है, फेमस मतलब प्रसिद्ध, और डिस्क्राइब मतलब क्या होता है, वर्णन करना, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना। और देखिए हैंडसमेस्ट यूज नहीं होता है, आप लोग डिग्री पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो हैंडसम जब भी होता है तो मोर लगा के बनाते हैं, मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम, या ब्यूटीफुल होता है तो मोर ब्यूटीफुल या मोस्ट ब्यूटीफुल। वैसे ये लिटरेचर है तो इसमें कुछ भी चल सकता है, वो कभी लिख दिए हैं, लेकिन आपके ग्रामर का जो दृष्टिकोण है उससे हैंडसमेस्ट गलत है, सही क्या है, मोर या मोस्ट। मोस्ट हैंडसमेस्ट यदि वो सुपरलेटिव डिग्री में होता है तो, और कंपैरेटिव डिग्री में यदि होता है तो मोर हैंडसम होता है ना, सुपरलेटिव डिग्री में तो मोस्ट हैंडसम। तो जो कवि Y.B. Yeats थे उन्होंने रूपर्ट ब्रूक के बारे में क्या वर्णन किया, तो उन्होंने बताया कि ये इंग्लैंड के सबसे युवा और युवा में भी सबसे सुंदर युवा पूरे इंग्लैंड के थे, है ना, कौन, रूपर्ट ब्रूक। किसने बताया, W.B. Yeats। W.B. Yeats जो एक फेमस कवि थे, उन्होंने रूपर्ट ब्रूक का वर्णन इंग्लैंड के सबसे युवा सुंदर लोगों में से किया। मतलब कि जितने भी सुंदर लोग इंग्लैंड में होंगे उस समय, उसमें सबसे सुंदर का वर्णन रूपर्ट ब्रूक के बारे में कौन किया, W.B. Yeats। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, ही एज्यूम्ड ए सिंबॉलिक रोल। उन्हें, अब यहाँ जो है इस स्लाइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है, पहले हम पूरे को पढ़ लेते हैं, फिर सबके मीनिंग को बताएंगे, फिर आपको हिंदी करके समझा देंगे। बोल रहा है क्या, ही एज्यूम्ड सिंबॉलिक role that eventually turned into the myth of a young and beautiful fallen warrior. He died of septicemia on April 23, 1915 off the island of Lemnos in the Aegean on his way to a battle at Gallipoli। अब सबसे पहले इसके मीनिंग को समझते हैं, क्योंकि इसमें जो मीनिंग है वो बहुत अच्छा मीनिंग है। एज्यूम्ड मतलब होता है कल्पना करना या मानना, सिंबॉलिक रोल मतलब होता है प्रतीकात्मक भूमिका, इवेंचुअली मतलब होता है आखिरकार, टर्न्ड इनटू एक साथ आता है, देखिए टर्न्ड इनटू मतलब एक साथ आता है, तो टर्न्ड इनटू मतलब होता है बदल जाना या बदलाव, ठीक है। मिथ मतलब होता है झूठ, वॉरियर मतलब होता है योद्धा, सेप्टिसेमिया मतलब होता है ब्लड पॉइजनिंग, मतलब कि यदि खून में जहर मिल जाता है या खून आपका खराब हो जाता है तो उसी को हम सेप्टिसेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेप्टिसेमिया या फिर सेप्टिकेमिया, जो भी बोल लीजिए। ऑन हिज वे मतलब अपने रास्ते में, और बैटल मतलब युद्ध। तो हमने ये जो स्लाइड है इसको पढ़ लिया, इसके मीनिंग को जान लिया। अब समझते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या, ही एज्यूम्ड ए सिंबॉलिक रोल, उन्होंने एक प्रतीकात्मक भूमिका को माना। एज्यूम मतलब क्या होता है, मानना या कल्पना करना। तो वो जो कवि थे उन्हें एक प्रतीकात्मक कल्पना के रूप में माना जाता है, या फिर उन्होंने एक प्रतीकात्मक कल्पना को माना, प्रतीकात्मक कल्पना की भूमिका निभाई। दैट इवेंचुअली टर्न्ड इनटू अ मिथ, जो क्या हुआ, टर्न्ड इनटू द मिथ ऑफ यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर, जो एक
युवा और सुंदर हारा हुआ योद्धा। फॉलन मतलब क्या होता है? फॉलन मतलब गिरना होता है इसे, लेकिन फॉलन मतलब पतन भी होता है, लेकिन फॉलन मतलब हारना। यदि कोई वॉरियर है, योद्धा है, तो योद्धा का हार होता है या जीत होता है। फॉल पतन के रूप में कहाँ आता है? जब कोई राज्य का पतन हो जाता है, नहीं, जब किसी राज्य का, जैसे आप पढ़ते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, तो वहाँ हम फॉल यूज कर लेते हैं, ठीक है। पतन, वहाँ पतन यूज है। अब पतन मतलब डिक्लाइन, नीचे गिरना। और देखिए फॉल मतलब ऐसे गिरना होता है ना, गिरना या पड़ना, वो फॉल अलग है। फॉल मतलब एक किसी राज्य का पतन होता है वो। यहाँ फॉलन योद्धा मतलब हारा, फॉलन वॉरियर मतलब हारा हुआ योद्धा, ठीक है। हम लोग सारी चीज को समझते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं कुछ भी चीज छोड़ना नहीं है। तो देखिए क्या बोल रहा है, उन्होंने एक प्रतीकात्मक कल्पना के रूप में अपनी भूमिका निभाई, है ना, दैट इवेंचुअली टर्न्ड इनटू द मिथ ऑफ ए यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर, जो आखिरकार अंततः, इवेंचुअली मतलब आखिरकार या अंततः, एक युवा और सुंदर हारा हुआ योद्धा के झूठ के रूप में बदल गया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए मिथ मतलब क्या है? झूठ। जो वो बहुत ही सुंदर थे और बहुत ही हैंडसम भी थे, वो आपको ही पता है, पहले कभी बता चुके हैं। और एक सैनिक भी थे, है ना, एक सैनिक भी थे। तो वही बता रहा है क्या कि वो आखिरकार उनका जो वो सपना था वो क्या हुआ, एक युवा और एक सुंदर हारा हुआ योद्धा के झूठ के रूप में बदल गया। ऐसा क्यों हुआ? क्यों देखिए हुआ, ही डायड ऑफ सेप्टिसेमिया ऑन अप्रैल 23, 1915। उनकी मृत्यु जो है वो ब्लड पॉइजनिंग के कारण, सेप्टिसेमिया मतलब क्या होता है? ब्लड पॉइजनिंग। ब्लड पॉइजनिंग मतलब यदि आपके ब्लड में कोई गलत चीज चला जाता है, या तो फिर आपका ब्लड ही जहरीला बन जाता है, आपके ब्लड में वैसा कोई अवांछनीय तत्व चला जाता है जो आपका ब्लड जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो वो सेप्टिसेमिया हो जाता है। और उसके कारण, सेप्टिसेमिया के कारण, ब्लड पॉइजनिंग के कारण मात्र 28 साल की उम्र में रूपर्ट ब्रूक, जो इंग्लैंड के सबसे सुंदर कवि थे, है ना, उनका मृत्यु हो गया। आपको भी बताए थे ना, जो भी बढ़िया इंसान होता है उसको भगवान जल्दी उठा लेता है ना। तो 28 साल में, मात्र 28 साल में इनका जो है वो मृत्यु हो गया। जैसे देखिए सेप्टिसेमिया को एक तरीके से और समझ सकते हैं, आप लोग बायोलॉजी पढ़ते होंगे तो आपको ही पता है कि जो ब्लड है वो सेम ग्रुप वाले को चढ़ाया जाता है। जैसे ए है तो ए पॉजिटिव वाला ही ब्लड ग्रुप लेगा, है ना, या तो फिर ओ निगेटिव वाला ले सकता है ना। ओ निगेटिव जो है वो सर्वदाता होता है, वो सबको दे सकता है। और ए बी पॉजिटिव जो होता है वो सर्वग्राही होता है, वो सबसे ले सकता है। यदि क्या हो कि ए पॉजिटिव वाला जो व्यक्ति है उसको बी पॉजिटिव वाला ब्लड मिल जाए, तो उसका जो दोनों ब्लड है वो अलग अलग हो जाएगा। तो जो ए पॉजिटिव वाला ब्लड होगा उसके शरीर में, और बी पॉजिटिव जैसे ही डाला जाएगा उसको, तो उसका जो एंटीजन होता है वो उसको दूसरा चीज मानने लगेगा। मतलब वो समझ लेगा कि ये जो है वो अवांछनीय तत्व है, और फिर दोनों में लड़ाई शुरू होगा। तो जब देखिए एंटीजन इसका, अब दोनों के बीच यदि लड़ाई शुरू होगा, जैसे आपको भी पता है, आप कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन लेते हैं तो बीमार क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में एंटीजन दूसरा कुछ होता है और बाहर से जो एंटीजन दिया जाता है वो दूसरा कुछ होता है। जब वो हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर का एंटीजन और जो डोज मिलता है दोनों लड़ाई करता है, और लड़ाई करने से आपको बुखार लगता है या तो फिर जो भी समस्याएं होती है वो होती है। यदि आपके शरीर का एंटीजन मजबूत होता है तो जो बाहर से एंटीजन जाता है तो आपको कुछ नहीं होता, बुखार वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन जिसका कमजोर हो जाता, थोड़ा सा एंटीजन होता है, उसको बुखार लग जाता है, और फिर आपके शरीर का एंटीजन और वो एंटीजन दोनों मिक्स हो जाता है कुछ दिन बाद, तो वो दोनों मिल जाता है तो फिर आपका बुखार ठीक हो जाता है। तो वही यहाँ सेप्टिसेमिया क्या होता है, तो देखिए ए पॉजिटिव वाला जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव यदि मिल जाता है तो दोनों दो चीज हो जाता है, तो इसका एंटीजन अलग, इसका एंटीजन अलग। अब जब दोनों मिलेगा ना तो वो दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो जो हमारे शरीर वाला जो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है
वो उसको दुश्मन समझेगा और दोनों मिलकर लड़ाई करेगा। लड़ाई करने के बाद क्या होगा, हमारे शरीर में ब्लड पॉइजनिंग हो जाएगी और जिसके कारण इंसान की मृत्यु हो जाती है ना। वो रक्त का प्रवाह ही रुक जाता है, रक्त क्लॉट कर जाता है और क्लॉट करने के बाद क्या होगा कि आपका शरीर में यदि रक्त ही क्लॉट कर गया तो बताइए ऑक्सीजन पहुंचेगा? ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं तो आदमी क्या होगा, मरेगा ही तो, है ना। तो इसी कारण अलग अलग ब्लड ग्रुप नहीं दिया जाता है, सेम पर्सन को सेम ब्लड ग्रुप बना दिया जाता है। थोड़ा सा हम बायोलॉजी में चल गए थे, ठीक है, क्यों? क्योंकि सेप्टिसेमिया को थोड़ा आपको समझा दिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि तो जो उनका मृत्यु है वो 23 अप्रैल और 1915 ईस्वी को, है ना, सेप्टिसेमिया के कारण हो गया। कहाँ हुआ? तो ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमॉन्स इन एजियन ऑन हिज वे टू बैटल एट गावीपोली। अब देखिए सब चीज़ को हम देखते हैं। ये आइलैंड लेमन्स कौन सा है? तो देखिए हम यहाँ मैप लिए हैं, ये देखिए आपको दिख रहा है लेमन आइलैंड यही है, लेमन आइलैंड यही है। और ये देखिए यहाँ एजियन आइलैंड है, यहाँ क्या है, एजियन आइलैंड है। और दूसरे आपको जो दूसरा मैप है उसमें देखिए यहाँ पे गावीपोली दिख रहा है। तो जो कवि थे वो एजियन सी यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ से होके यहाँ जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? तो एजियन आइलैंड में एक आइलैंड पड़ता है लेमनोज, है ना। तो वही बता रहे हैं ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमनोज इन द एजियन, मतलब कि ऑफ मतलब दूर होता है। तो लेमनोज आइलैंड से दूर, यहाँ से दूर जा रहे होंगे एजियन आइलैंड होते हुए गावीपोली। तो एजियन आइलैंड में कहाँ, ऑन हिज वे एट टू द बैटल ऑफ गावीपोली, गावीपोली का युद्ध लड़ने जा रहे थे। कवि क्या थे, एक सैनिक भी थे। तो ये गावीपोली का युद्ध लड़ने जा रहे थे और उसी रास्ते में एक एजियन आइलैंड पड़ता है। देखिए यहाँ एजियन आइलैंड आपको दिख रहा है। तो यही एजियन आइलैंड जो लेमनोज से दूर था, ये लेमनोज तो यहाँ है, इससे दूर यहीं पे मात्र 23 साल की अवस्था में, 28 साल की उम्र में 23 अप्रैल 1915 को इनका क्या हुआ, देहांत हो गया। किस कारण से? तो सेप्टिसेमिया के कारण से। चलिए आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा दुखद लगा। आगे क्या बोल रहा है, ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज अ बार पोइट। ब्रूक को एक बार पोइट यानी युद्ध वाले कवि के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ऐसा? क्योंकि ये जो कवि थे वो आपको भी पता है एक सैनिक भी थे और युद्ध में भाग लेने जा रहे थे। और वो कौन सा युद्ध था? फर्स्ट वर्ल्ड वार उस समय युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो ब्रूक को एक वार पोइट के रूप में याद किया जाता है। हु इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म, इंस्पायर्ड मतलब क्या होता है, प्रेरित करना, और पैट्रियोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति। जिन्होंने देशभक्ति को क्या किया, प्रेरित किया, पैट्रियोटिज्म को बढ़ावा दिया। ये देखिए हम भी देशभक्ति के लिए अपना देश का एक झंडा लिए हैं, ऐसे झंडा उठाए एक व्यक्ति जा रहा है ना। हम भी अपने देश भारत से बहुत प्यार करते हैं, आई लव माई कंट्री, है ना। हमारा देश कौन है? भारत है। तो हम भी अपने देश की रक्षा की शपथ लेते हैं। तो वही हमारा क्या है, पैट्रियोटिज्म है। तो देखिए अब देशभक्ति एक ही तरीके से नहीं किया जाता है। जो देश के अंदर कुछ बुराइयां चल रही है उसको भी दूर यदि आप करते हैं तो वो भी देशभक्ति ही है, ठीक है। तो यही बता रहे हैं। तो ये जो है वो बार पोइट के रूप में इन्हें जाना जाता है। हु इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म, जिन्होंने क्या किया, देशभक्ति को बढ़ावा दिया। इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, अर्ली फेज मतलब होता है पहले चरण, फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले चरण, अर्ली फेज मतलब पहले चरण में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो पहले चरण था उसमें इन्होंने देशभक्ति को क्या किया, बढ़ावा दिया। आपको भी पता है कि इंग्लैंड भी जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में भाग लिया था, जहां भारत से भी सैनिक गया था लड़ने के लिए। आगे देखिए क्या बोल रहा है, हिज रिपुटेशन चीफली रेस्ट्स ऑन 5 बार सोनेट्स ऑफ विच द सोल्जर इज अनडाउटेडली द बेस्ट एंड द मोस्ट एंथोलोजाइज्ड। अब देखिए इसमें कुछ कुछ अच्छा मीनिंग है, मीनिंग पहले देख लेते हैं। रिपुटेशन मतलब होता है ख्याति, चीफली मतलब मुख्य रूप से, रेस्ट ऑन मतलब होता है डिपेंड ऑन। देखिए रेस्ट ऑन मतलब क्या होता है, रेस्ट ऑन मतलब होता है डिपेंड ऑन, DEPEND और ON। तो रेस्ट ऑन मतलब डिपेंड ऑन, रेस्ट ऑन मतलब निर्भर होना, है ना।
सोनेट्स मतलब पहले से भी पता है 14 लाइन की कविता। आगे देखिए क्या बोल रहा है, अनडाउटेडली मतलब क्या होता है, निसंदेह। और एंथोलॉजाइज्ड मतलब होता है संकलित, पद संकलन। एंथोलॉजी मतलब होता है पद, एंथोलॉजी मतलब क्या होता है पद, और एंथोलॉजाइज्ड मतलब क्या होता है पद का संकलन करना। अब आगे पढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो वर्ल्ड वार है, वर्ल्ड वार के पहले चरण में, फर्स्ट फेज में, ये देशभक्ति को बढ़ावा दिए। हिज रिपुटेशन चीफली रेस्ट्स ऑन 5 वार सोनेट्स। इनका जो ख्याति है वो किस पे निर्भर है, तो इनका जो ख्याति है वो 5 वार सोनेट्स पे निर्भर है, मतलब कि 5 युद्ध के जो 14 लाइन की कविता है उस पे निर्भर है। द सोल्जर इज अनडाउटेडली द बेस्ट एंड द मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड। और यह जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं द सोल्जर, यह निसंदेह उनका सबसे अच्छा संकलन है, सबसे अच्छा पद संकलन है, सबसे अच्छी कविताएं हैं। तो ये था कवि का परिचय कि कवि क्या थे, कहाँ जन्मे, कहाँ पढ़े, क्या क्या किए, और उनकी जो कौन सी कविताएं अच्छी है, कितनी कविताएं लिखी, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके कविता को भी देखेंगे। आई होप आज मैं जो समझाया वो आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो जितने विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। आपको क्लास अच्छा लगा तो आप हमारे क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे पढ़ सकें। हमारा एक ही नारा है, पढ़ेगा बिहार तभी तो आगे बढ़ेगा बिहार। तो बिहार को बढ़ाने में और पढ़ाने में आप हमारी मदद कैसे कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। और क्लास खत्म हो गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें कि आपको क्लास कैसा लगा। मिलते हैं फिर आपसे कल, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।